दोस्तों, भूगोल के ये टॉपिक नाथुला पास, सियाचिन ग्लेशियर, शांत घाटी, भारत के तटीय रेखा की लंबाई, राम सेतु, लोकटक झील बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम इन्हें मजेदार मैप्स और पक्के एमसीक्यू के साथ समझेंगे ताकि ये हमेशा के लिए याद रह जाए। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो भूगोल संग्रह की एक कक्षा शुरू की है और भूगोल संग्रह में हम जो पीछे अलग अलग संदर्भ में देख चुके हैं, आप उसे हमारे जाकर के प्लेलिस्ट में और जाके लिंक में देख सकते हैं। अगर आप इन पूरी क्लास को करेंगे तो आप निश्चित रूप से भूगोल की एक भी प्रश्न आपकी छूटने वाले नहीं है। यह परीक्षा बीपीएससी, सीजीएल, अलग बिहार सचिवालय, रेलवे सभी में इनमें प्रश्न ये पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, नाथुला किस राज्य में स्थित है? देखिए, नाथुला किस राज्य में स्थित है, जब हमसे यह प्रश्न पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा, यह किस राज्य में स्थित है बताइए। नाथुला जो है वह सिक्किम राज्य में स्थित है। नाथुला कहां पर स्थित है? तो यह है गंगटोक। जब हम सिक्किम की राजधानी गंगटोक जाते हैं, वहां से 55 किलोमीटर पूर्व की स्थिति जाएंगे तो वहां पर स्थित है नाथुला। यह नाथुला दर्रा जो है यह चुंबी घाटी में खुलती है जाकर के। जो तिब्बत में चुंबी घाटी है वहां पर, चुंबी घाटी बहुत ज्यादा नामी जगह है, बहुत फेमस जगह है। यह तिब्बत पठार में पाया जाता है। यहीं पर नाथुला दर्रा खुलता है, चुंबी घाटी में। यहां हम अगर देखें ऑप्शन में एक है अरुणाचल प्रदेश। यहां पर भी कुछ महत्वपूर्ण दर्रा है, जिनमें एक महत्वपूर्ण दर्रा है जिसका नाम है बोमडिला दर्रा। कौन सा दर्रा? बोमडिला दर्रा। इसके अलावा जो है दिहांग दर्रा है, जहां से कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। इसके अलावा दीफू दर्रा है, दीफू दर्रा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा है। तो हम एक एक करके देखते हैं सभी के इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है, कौन कौन से दर्राएं पूछी जाती है, इन्हें मैप्स के माध्यम से देखते हैं। यहां देखिए, आपको जो सबसे ऊपर में आपको दिखेगा, यहां पर आपको दिखेगा नाथुला दर्रा। सिक्किम में आइए तो देखिए, यहां पर आपको सिक्किम में नाथुला दर्रा दिख रहा होगा। ये देखिए नाथुला दर्रा। तो यहां जो हम देखते हैं यहां पर है नाथुला दर्रा। इसके अलावा यहां आपको जेलेपला दर्रा। तो नाथुला और जेलेपला इन दोनों को पूरे अच्छे सही से ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहां आपको एक दर्रा दिखेगा नाकुला दर्रा, यह भी सिक्किम में ही स्थित है। हम अरुणाचल प्रदेश में अगर देखें तो यहां पर बोमडिला दर्रा, जिसकी बात हमने किया, ये बोमडिला दर्रा स्थित है। यही दिहांग दर्रा एक जो है, जो अरुणाचल प्रदेश में है स्थित है, जहां से कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। दिहांग दर्रा के अलावा अगर हम यहाँ देखें, एक महत्वपूर्ण जो दर्रा है जो अरुणाचल और नागालैंड के बॉर्डर एरिया में है, वह है लेक पानी दर्रा। कौन सा दर्रा? लेक पानी दर्रा। इसके अलावा यहीं पर एक बॉर्डर एरिया में जो अरुणाचल और म्यांमार के बॉर्डर एरिया में दिखता है हमें, वह कौन सा है? वह है हुंगन दर्रा। इस तरह से अलग अलग दर्रा है। इसके अलावा हम यहाँ पर अगर देखें, जो यांगयाप दर्रा आपको दिखेगा, जो अरुणाचल प्रदेश में फेमस है, यांगयाप दर्रा। ये यांगयाप, बोमडिला, दिहांग दर्रा और लेकपानी दर्रा, इसे आप सही से ध्यान रखिएगा। नाथुला और जेलेपला ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमसे पूछा जाता है, बोमडिला। इसके अलावा अगर हम देखें, उत्तराखंड के क्षेत्र में भी काफी सारे दर्रा हैं। उत्तराखंड में हम सबसे पहले अगर यहां पर देखें तो यहां देखिए इंपॉर्टेंट दर्रा जो है वह है माना, नीति और लिपुलेख दर्रा। तो ये माना, नीति और लिपुलेख दर्रा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान रखिएगा कि दर्रा का जो होता है साइन, ये इस प्रकार से होता है। तो माना, नीति, लिपुलेख दर्रा यहां पर स्थित है। इसके अलावा अगर हम ऊपर की ओर जाएं तो लद्दाख में, तो लद्दाख में भी कुछ इंपॉर्टेंट दिखता है हमें दर्रा। जैसे एक हमें दिखता है खारदुंगला दर्रा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खारदुंगला दर्रा। इसके अलावा जोजिला दर्रा जो है ये भी काफी ज्यादा। पेंसी दर्रा ये एक इंपॉर्टेंट दर्रा है। इसके अलावा जो है लनक दर्रा। कौन सा? लनक ला। ला का मतलब होता है दर्रा, तिब्बती भाषा में ला का अर्थ है दर्रा। तो लनक ला दर्रा। इसके अलावा आपको यहाँ पर जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रा दिखेगा, पीर पंजाल दर्रा दिखेगा, बुर्जिल दर्रा दिखेगा। तो ये अलग अलग जो राज्यों में है। यही अगर हिमाचल प्रदेश में हम देखें तो यहां आपको शिपकिला दर्रा स्थित है, जो पूछता है। रोहतांग दर्रा स्थित है। यही शिपकिला दर्रा जो है जहां से भारत में सतलज नदी प्रवेश करती है। अभी हमने देखा ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो दिहांग दर्रा के पास से भारत में प्रवेश करती है, और वहीं तिब्बत से जो सतलज नदी आती है वह कहां पर? शिपकिला दर्रा के पास भारत में प्रवेश करती है। इसके अलावा हम अगर राजस्थान में देखें तो यहां भी कुछ दर्रा, जैसे गोरम घाट के नाम से हल्दी घाट दर्रा है। यही एमपी में देखें तो वहां पर असीगढ़ दर्रा जो है वो काफी ज्यादा फेमस है। महाराष्ट्र में जो है भोर घाट काफी ज्यादा ये फेमस है।
हम केरल में देखें तो केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर एरिया में तो आपको पालघाट जो नीलगिरी पहाड़ में स्थित है वहां पर आपको पालघाट दर्रा दिखेगा। तो थालघाट, भोरघाट, ये सारे दर्रे, थालघाट भी आपको यहाँ पर दिखेगा, जो महाराष्ट्र के क्षेत्र है यहाँ पर आपको थालघाट भी दिखेगा। तो भोरघाट, थालघाट, पालघाट इत्यादि दर्रा जो काफी ज्यादा पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में। तो चलिए नेक्स्ट हमारे सामने है, अगर हम देखें राज्य के संदर्भ में कि कौन कौन से दर्रे इंपोर्टेंट दर्रा आपके सामने हमने लाया है। देखिए अगर हम देखें केरल में तो केरल में पालघाट दर्रा है। हम केरल में देखें तो यहाँ पर पालघाट दर्रा आपको दिखेगा। देखिए ये पालघाट दर्रा यहाँ पर आपको केरल में दिखेगा। इसके अलावा अगर हम देखें पालघाट दर्रा के अलावा लद्दाख में देखिए कौन कौन सा है, तो खारदुंगला दर्रा है, काराकोरम दर्रा, जोजिला। वहीं जम्मू और कश्मीर के इंपोर्टेंट दर्रा पीर पंजाल और बनिहाल है। हिमाचल प्रदेश में शिवकिला, रोहतांग, बड़ा लाचाला। इसके अलावा मणिरंग दर्रा, यांगजी दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश में इंपोर्टेंट दर्रा। उत्तराखंड में देखें तो काफी बार पूछा जाता माना, नीति, लिपुलेख के संदर्भ में, क्योंकि ये तिब्बत की ओर खुलती है हमारे, इनके माध्यम से व्यापार हुआ करता था पुराने समय से अभी तक। इसके अलावा सिक्किम में नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। वहीं अरुणाचल प्रदेश में देखिए तो बोमडिला दर्रा और यांगयाप दर्रा काफी ज्यादा फेमस है। और मणिपुर में तुजू दर्रा, ये याद रखिएगा, ये स्टार मार करके कि तुजू दर्रा कहां पर स्थित है, तो ये पूछता है। थालघाट और भोरघाट की भी हमने चर्चा किया, महाराष्ट्र में। पालघाट कहां पर, केरल में। पालघाट किस में है, तो वो नीलगिरी के पहाड़ में है। कौन से पहाड़ में, नीलगिरी। और आपको याद होगा कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, वह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वह अनायमुडी है। तो इस तरह से हम देखें भारत के प्रमुख दर्रों के संदर्भ में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिनसे कि उन तक पहुंच जाए और वो भी बेहतरीन तैयारी करके अपनी नौकरी पा सके। चलिए अगला चलते हैं। प्रश्न हमारे सामने है, सियाचिन हिमनद कहां पर स्थित है। तो हिमनद के संदर्भ में, जिसे हम लोग इंग्लिश में ग्लेशियर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्लेशियर। तो ये अब एक चीज समझते हैं, जो ये ग्लेशियर है या सियाचिन हिमनद कहाँ है, ये इससे हमारा ये ज्योग्राफिकल पूछा जा रहा है। तो अगर हम देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया अक्साई चीन के पूर्व में, तो सियाचिन हिमनद क्या अक्साई चीन के पूर्व में है, नहीं, बिल्कुल ये गलत है। अक्साई चीन के ये पूर्व में नहीं, अक्साई चीन के पश्चिम भाग में है। अगर यहाँ पर अक्साई चीन के पश्चिम भाग रहता तो ये ऑप्शन सही हो सकता था। दूसरा है लेह के पूर्व में, नहीं, यह अक्साई चीन जो सियाचिन हिमनद जो है ये लेह के उत्तरी भाग में स्थित है। वहीं गिलगिट जो है, गिलगिट लिखा है, गिलगिट के उत्तर में नहीं, गिलगिट के यह पूर्व में स्थित है। जो गिलगिट है उनके पूर्व में स्थित है। और वहीं नुब्रा घाटी के उत्तर में, ये सही है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सियाचिन हिमनद कहां पर स्थित है, तो वह है नुब्रा घाटी के उत्तर में। सियाचिन हिमनद के बारे में अगर देखें हम, तो यह जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के ग्लेशियर को छोड़ दिया जाए तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो वह है सियाचिन हिमनद। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर। विश्व का इसका जो लंबाई देखें वह लगभग 76 किलोमीटर के क्षेत्र में है। वहीं अगर हम देखें विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर, जो विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, फेडचेनको ग्लेशियर। सबसे बड़ा ग्लेशियर जो विश्व का है वह है फेडचेनको ग्लेशियर। ध्यान रखिए, यह कहां पर स्थित है, फेडचेनको ग्लेशियर, पामीर के पठार में। जो पामीर का पठार है वहीं पर फेडचेनको ग्लेशियर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर फेडचेनको ग्लेशियर है जो पामीर क्षेत्र में स्थित है। और वहीं विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वह सियाचिन हिमनद है। अगर हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र को छोड़ दें उस आधार पर, अगर हम एक चीजें और देखें कि कहां पर भारत में ग्लेशियर पाया जाता है, तो देखिए हम जो कहते हैं बातें कि भारत में ग्लेशियर कहां पर पाया जा रहा है जाता, तो समझते। देखिए हिमालय के अगर हम जाएं, जो हमारा इंडिया का जो हिमालय क्षेत्र है, हम अगर हिमालय क्षेत्र के इस वाले भाग में जाएं तो यहां पर हमें जो दिखता है यह ग्लेशियर किस किस भागों में दिखता है। देखिए ग्लेशियर कितने ऊंचाई पर दिखेगा, तो हिमालय का अगर हम औसत ऊंचाई में के आधार पर देखें तो औसत ऊंचाई के आधार पर दो तरीके से इसको देखते हैं। एक देखते हैं कि ये उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग, उत्तरी भाग इस ओर हो गया और दक्षिणी भाग इस ओर हो गया। तो जब हम उत्तरी भाग के आधार पर देखते हैं
तो उत्तरी भाग में यह जो है 5500 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर ग्लेशियर पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बारिश का पानी जो होता है या जो वायुमंडल पानी होता है वो जम जाता है 5500 से 6। महान हिमालय के उत्तरी भाग में 5500 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर आपको ग्लेशियर दिखेगा। दूसरा आपको ग्लेशियर जो दिखेगा वह दक्षिणी भाग, जो महान हिमालय है, महान हिमालय के दक्षिणी भाग में अगर हम जाएं, इस मतलब इस एरिया में अगर हम जाएं तो यहां पर हमें 4500 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर दिखता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो उत्तरी और दक्षिणी भाग के आधार पर देखें तो लगभग एवरेज 5000 मीटर की ऊंचाई पर ग्लेशियर बनता है। वहीं अगर हम औसत ऊंचाई में देखें पूर्वी और पश्चिमी भाग, तो पूर्वी भाग अगर हम देखें इसमें पश्चिमी हिमालय की ओर, जो पश्चिमी हिमालय कौन सी है, ये जो कश्मीर के साइड का हिमालय है उसको कहते हैं पश्चिमी हिमालय। तो हम पश्चिमी हिमालय की ओर अगर देखें तो यहां पर आपको लगभग 5800 मीटर की ऊंचाई पर ग्लेशियर बनता हुआ दिखेगा, काफी सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं। वहीं अगर पूर्वी सिक्किम वाले एरिया में आ जाए या नेपाल के क्षेत्र में आए तो उस एरिया में जो है आपको 4300 मीटर की हाइट पर ग्लेशियर बनता हुआ दिखता है। तो ग्लेशियर बनने का जो ऊंचाई है हम लगभग देखते हैं कि 4500 मीटर से 5000 मीटर की ऊंचाई होनी चाहिए उसी क्षेत्र में। अगर उससे ज्यादा ऊंचाई होते जाता है तो फिर ग्लेशियर कम पाया जाता है, जैसे लद्दाख और लेह के क्षेत्र में ग्लेशियर कम पाया जाता है। अब अगर हम देखें इसमें कि अगला की कौन कौन से और ग्लेशियर हैं भारत के, तो अगर हम सियाचिन हिमनद के अलावा देखें तो यहां पर हमें कुछ ग्लेशियर मैप में हम देखते हैं। देखिए यहां पर आपको सियाचिन ग्लेशियर दिखेगा, ये वाली जो क्षेत्र है यह सियाचिन ग्लेशियर का क्षेत्र है। यहां जो है यह भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल क्षेत्र भी, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल क्षेत्र भी माना जाता है, जो काराकोरम में स्थित है। काराकोरम में हम अगर और देखें तो बाल्टोरा आपको दिखेगा, बियाफो, हिस्पर, द्रांगदुंग, ये सारे काराकोरम क्षेत्र में ये ग्लेशियर है, बड़े बड़े ग्लेशियर। उत्तराखंड का जो ग्लेशियर है एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वह है मिलाम ग्लेशियर, जहां से कि गौरी गंगा नदी निकलती है। हम सियाचिन ग्लेशियर से अगर देखें तो यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नुब्रा नदी। याद रखिएगा नुब्रा नदी किस ग्लेशियर से निकलती है, तो सियाचिन ग्लेशियर से। वहीं मिलाम ग्लेशियर से गोरी गंगा नदी निकलती है। कौन सी नदी, गोरी गंगा नदी, ये मिलाम ग्लेशियर से निकलती है। इसके अलावा पिंडारी ग्लेशियर आपको यहां दिखेगा, कफनी ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर जो कि गंगोत्री जिससे गंगा निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर जिससे यमुना नदी निकलती है, और इसके अलावा सतोपथ ग्लेशियर है जहां से अलकनंदा नदी निकलती है। यहीं पर हम एक और ग्लेशियर देखते हैं जिनका नाम है चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर। कौन सा, चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर। चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर यह जो है ये रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित है, जो केदारनाथ के उत्तर में स्थित है ये ग्लेशियर, और यहीं से जो अलकनंदा की सहायक नदी है मंदाकिनी वह निकलती है। मंदाकिनी नदी जो है वह चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है। वही सतोपथ हिमनद अगर हम देखें, सतोपथ ग्लेशियर, तो यह बद्रीनाथ जो मंदिर है, बद्रीनाथ मंदिर के पास सतोपथ ग्लेशियर है। कभी कभी सवाल पूछा जाता है बद्रीनाथ के पास से कौन सी नदी निकलती है या कौन सा ग्लेशियर स्थित है, तो अलकनंदा नदी निकलती है या सतोपथ ग्लेशियर बद्रीनाथ का। वहीं अगर देखिए केदारनाथ के पास, तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है कि चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर कहां पर स्थित है, तो यह जो है यह केदारनाथ में, यानी रुद्रप्रयाग जिला है उत्तराखंड का, वहीं पर केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है चौड़ाबाड़ी। यहां हम अगर देखें ये सिक्किम में, तो यहां आपको पूर्वी भाग में जेमू ग्लेशियर दिखेगा। ये जेमू ग्लेशियर सिक्किम में स्थित है और यहीं से निकलती है तिस्ता नदी। तिस्ता नदी जो जेमू ग्लेशियर से निकलती है और यह बंगाल होते हुए बहते हुए यह पहुंच जाती है बांग्लादेश में, तिस्ता नदी। तो हम भारत की कुछ प्रमुख हिमनद अगर देखें तो यहां पर आपको डेटा बना है, सियाचिन काराकोरम में कितना लंबाई है, 76 किलोमीटर। बियाफो भी काराकोरम में 60 किलोमीटर लंबाई, काफी ज्यादा। हिस्पर काराकोरम में है, बाल्टोरो, चोमोलुंगमा, खारदोजिन, और ये जो है ये काफी ज्यादा। इसके अलावा ससाइनी यह भी काराकोरम में स्थित है। दूसरा अगर हम देखें गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में कितना लंबाई है इसका, याद रखिएगा 26 किलोमीटर। जेमू जहां से तिस्ता नदी निकलती है सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है, 25 किलोमीटर लंबाई है। वहीं रूपल जो है वह कश्मीर में है। तो इस तरीके से अलग अलग हिमनदों के बारे में यहां पर दी गई है, जिसे आप अच्छे से इसे आप अगर देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। एक हमने टेबल बना करके आपके सामने दे दिया है, तो आप इसे देखिएगा। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है, भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। सवाल है कि भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। तो देखिए अगर ये शांत घाटी जिसे हम कहते हैं साइलेंट वैली, कौन सा वैली, साइलेंट वैली, साइलेंट वैली, ये जो है यह केरल राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है, आंसर इसका होगा केरल राज्य। आंसर इसका हो गया कौन सा, केरल राज्य।
तो शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में। हम ये देखें कि यह केरल राज्य में कहां पर स्थित है शांत घाटी, साइलेंट वैली, तो यह है पाल घाट में। अभी हमने पढ़ा था पाल घाट, जो देखा था केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर एरिया में है। यह नीलगिरी पहाड़ में पाया जाता है, जहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट एक दूसरे से मिलता है। यह जो पाल घाट है ये केरल के पलक्कड़ जिला में है। कौन सी जिला में है? पलक्कड़ जिला में है। यहां हम शांत घाटी के बारे में देखें तो यहां से एक नदी बहती है जो बहुत महत्वपूर्ण नदी है, जिसका नाम है कुंती नदी। कुंती नदी, ये कुंती नदी जो है ये भरत पूजा की सहायक नदी है। भरत पूजा की सहायक नदी कुंती नदी यहीं से बहती है, क्योंकि साइलेंट वैली जो है ये वर्षा प्रचुर वन क्षेत्र है, और यहीं से वर्षा प्रचुर वन क्षेत्र होने की वजह से यहां से नदियां, एक नदी निकलती है जिसका नाम है कुंती नदी। तो इस तरह से भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? हमारा आंसर हो गया केरल। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, हम देखें भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार जो है, अब इसे हम एक बार समझते हैं। पहले ये कॉन्सेप्ट समझते हैं, काफी बार ये प्रश्न होता है और इसमें बहुत सारे विद्यार्थी उलझ जाता है कि इसे हम कैसे समझें। देखिए यहां पर आपको दिखेगा, एक देखिए जब हम भारत के बारे में बात करते हैं किसी भी देश का, तो हम भारत का अगर मैप लें तो भारत के मैप को अगर हम समुद्र से मिलाते हुए एरिया को ऐसे लाइन अगर एक खींचें, समुद्र से मिलाता हुआ लाइन, इसे हम कहते हैं आधार रेखा। कौन सा रेखा कहते हैं? आधार रेखा। समझिएगा, तो आधार रेखा जो समुद्र से मिलाता है, यहां आपको दिखेगा ये जो एरिया, ये जो लाइन हमने खींचा है ये आधार रेखा है, इसको कहते हैं आधार रेखा। ये आधार रेखा जो यहाँ के भूमि को क्या कर रहा है? मिला रहा है। तो आधार रेखा वो होता है सागर की ओर जो निकली हुई जो भाग होती है जमीन का, स्थल का, उसी को आधार रेखा कहते हैं। अब आधार रेखा से अगर हम समुद्र की ओर बढ़ें तो समुद्र की ओर बढ़ने पर हमें 12 नॉटिकल मील आगे बढ़ते हैं, तो उस जगह को बोलते हैं क्षेत्रीय सागर। कौन सा बोलते हैं? ये क्षेत्रीय सागर। यहां जब हम इस एरिया में यहां से यहां तक हम जाते हैं, यहां से इस एरिया तक अगर हम जाते हैं तो इसको कहते हैं क्षेत्रीय सागर। ये कितना होता है? ये 12 नॉटिकल मील तक होता है। 12 नॉटिकल मील इस क्षेत्र में जो होता है, किसी भी देश को जहां भी वो अपने आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक, यहां पर पूरी अधिकार, पूरी तरह से इसी का अधिकार होता है। अब ये नॉटिकल मील क्या होता है? देखिए एक नॉटिकल मील बराबर अगर हम किलोमीटर में देखें तो 1.852 किलोमीटर होता है। ये नॉटिकल, समुद्र की जो दूरी मापी जाती है वह नॉटिकल मील में मापी जाती है। ध्यान रखिएगा, समुद्र की दूरी किस रूप में मापी जाती है? नॉटिकल मील के रूप में। तो ये एक नॉटिकल मील जो है वह 1.852 किलोमीटर होता है। तो हम जब 12 नॉटिकल मील जाएंगे आधार रेखा से तो वह क्षेत्र कहलाएगा क्षेत्रीय सागर। जब क्षेत्रीय सागर से हम आगे बढ़ेंगे 12 नॉटिकल मील, है ना, यहां से जब 12 क्षेत्रीय सागर से 12 नॉटिकल मील, और अगर आधार रेखा से बढ़े तो आधार रेखा से कितना हो जाएगा? 24 नॉटिकल मील। ये समुद्र की ओर जब बढ़ते हैं तो वो क्षेत्र कहलाता है समीपस्थ मंडल। कौन सा मंडल कहलाता है? समीपस्थ मंडल। तो ये समीपस्थ मंडल में जो होता है, यहां पर हमें सीमा शुल्क, हम यहां पर कोई भी जहाज यहां से गुजरेगी व्यापार के रास्ते के लिए, हम उनसे जो है सीमा शुल्क लेंगे, व्यापार शुल्क लेंगे। ये सारे टैक्स हम लेते हैं उन देशों के जहाज के गुजरने से। मान लीजिए सपोज कि कोई जहाज जो यूरोप से आ रही हो और श्रीलंका की ओर जा रही हो, तो हम उनसे 24 नॉटिकल मील के अंदर से अगर वो गुजरेगी तो हम उनसे सीमा शुल्क लेंगे और व्यापार शुल्क लेंगे। फिर उसके बाद जब हम वहां से आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील बढ़ते हैं, आधार रेखा से कितना? 200 नॉटिकल मील। और अगर कहें कि हम समीपस्थ से वहां से कितना हो जाएगा? 176। तो 200 नॉटिकल मील अगर हम आधार रेखा से बढ़ते हैं, इस क्षेत्र को बोलते हैं अनन्य आर्थिक मंडल। अनन्य आर्थिक मंडल, अनन्य आर्थिक मंडल, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ क्षेत्र। ध्यान रखिएगा, EEZ जिसका फुल फॉर्म होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। नाम से ही है जैसा कि ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। इस क्षेत्र में किसी भी देश को पूरी तरह से वैज्ञानिक अनुसंधान करने की छूट होती है EEZ क्षेत्र में, 200 नॉटिकल मील तक। तो इस प्रकार से अगर हम सवाल देखें, हमारे सामने सवाल क्या है? सवाल है हमारे सामने कि भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। तो जब हम भारत के प्रादेशिक, तो कहां तक भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है? तो वह है तट से कितनी दूरी? तट से 12 समुद्री मील तक। तो प्रादेशिक जल क्षेत्र अगर वो आधार रेखा से कितना? तो 12 समुद्री मील तक है। अगर हमसे पूछा जाता कि समीपस्थ मंडल कितना, तब होता तट से 24 समुद्री मील तक, और अनन्य आर्थिक क्षेत्र तट से 200 समुद्री मील तक। तो ये इस प्रकार से हमारा आंसर हो गया इसका, तट से C नंबर। कौन सा हो गया आंसर? C। नेक्स्ट
नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है, भारत के तट रेखा की कुल लंबाई लगभग है। समझते हैं इसे। भारत के तट रेखा की कुल लंबाई जब हमसे पूछा जाता है तो हम तट रेखा, देखिए तट रेखा की लंबाई अगर हम देखें तो ये किस प्रकार से निकाली जाती है। तट रेखा हम दो तरह से समझते हैं, एक मुख्य भूमि की, एक हम समझते हैं मुख्य भूमि से लगे हुए जो क्षेत्र हैं, मुख्य भूमि से लगे हुए क्षेत्र को हम कहते हैं मुख्य भूमि से लगे हुए क्षेत्र, और दूसरा जो है वह मुख्य भूमि से दूर यानी कि द्वीप क्षेत्र के जो लगे हुए। मुख्य भूमि से लगे हुए क्षेत्र में अगर हम देखें 5422.6 किलोमीटर, और यदि अगर हम जाएं द्वीप में तो यहां पर 2094 किलोमीटर। ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो है लगा हुआ है किससे, समुद्र से, मुख्य भूमि से। तो मुख्य भूमि से 5, अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो हमारा होता है 7516.6 किलोमीटर। तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। इसे और भी अच्छे से समझते, कुछ इसके डिटेल में हम देखते हैं। देखिए यहां पर आप मैप के माध्यम से इसे समझ सकते हैं। देखिए मुख्य भूमि से जब हम लगे हुए क्षेत्र की बात करते हैं, जब हम मुख्य भूमि से लगे हुए क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो यहां पर देखिए ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये वाली जो एरिया आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये वाला एरिया, ये आपको बंगाल की खाड़ी से लगी हुई है, समुद्र से लगी हुई है। यहां जब हम नीचे आते हैं तो ये हिंद महासागर से लगी हुई है। ये वाली एरिया जब हम देखते हैं तो ये जो है ये कहां, ये हमारे अरब सागर से। तो ये टोटल ये जो है ये मुख्य भूमि से लगा हुआ क्षेत्र है। वहीं अगर देखें ये जो है ये द्वीप वाले क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप का और अन्य जो छोटे छोटे द्वीप हैं, तो हम उनका देखें तो ये जो मुख्य भूमि से लगा हुआ क्षेत्र है ये है 5422.6 किलोमीटर, और द्वीप से जो लगा हुआ क्षेत्र है वह है टोटल कितना, 2094 किलोमीटर। तो ये अब हमसे पूछा जा रहा है कि टोटल जो है तट रेखा की टोटल लंबाई, तो इसका मतलब ये मुख्य भूमि और द्वीपीय क्षेत्र दोनों का पूछ रहा है। तो लगभग कितना हो गया, 7516.6 किलोमीटर। तो ऑप्शन में 7500 किलोमीटर था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 75। अब हम इसे एक और तरीके से, अब हमसे इसमें एक सवाल और पूछा जाता है बार बार कि किस राज्य का, कौन कौन से कितने राज्य हैं जो समुद्री सीमा से लगी हुई है। तो अगर हम देखें कितने राज्य समुद्री सीमा से लगे हुए हैं, इनमें से देखते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तो अगर हम टोटल काउंट करें 1 2 3 4 5 6, गोवा 7, महाराष्ट्र 8 और गुजरात 9, तो टोटल कितने राज्य हो गए, 9 राज्य। 9 राज्य जो है यह मुख्य जो समुद्री सीमा से लगी हुई है। अगर हमसे पूछे कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो 4 केंद्र शासित प्रदेश है। कौन कौन से 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा पुडुचेरी और चौथा दमन दीव दादरा नागर हवेली। तो 4 जो है यह केंद्र शासित क्षेत्र। तो टोटल अगर राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र पूछे तो 13, लेकिन केवल अगर राज्य पूछे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 9। अब इनमें से अगर एक सवाल यह भी पूछा जाता है, समुद्र से लगी हुई सबसे लंबी सीमा किस राज्य का है। समुद्र से लगी हुई सबसे लंबी सीमा किसकी है, गुजरात की। पहला नंबर गुजरात का जो सबसे ज्यादा, क्यों कि यहां पर देखिए आपको यहां लग रहा है कि आंध्र प्रदेश जो है ये काफी ज्यादा लंबा है, लेकिन गुजरात का अगर देखें तो ये जो एरिया दिख रहा है गुजरात का, ये जिगजैग एरिया में घुसा हुआ है। इस तरह से देखिए ये अंदर की ओर जो है ये प्रवेश किया, तो गुजरात का एरिया, तो ये जो है ये सबसे लंबी है। इसकी जो सीमा है लगभग 1214 किलोमीटर के आसपास है। और वहीं इसके बाद दूसरे नंबर पर जो आता है वह आता है आंध्र प्रदेश का, जिसकी सीमाएं लगभग 973 किलोमीटर है, काफी ज्यादा, लगभग 250 किलोमीटर का डिफरेंस है। वहीं तीसरे नंबर पर जो सीमाएं लगी हुई है वह है तमिलनाडु का, जो समुद्र से जो मिलता है राज्य, समुद्र से लगी हुई सीमाएं तमिलनाडु का तीसरे नंबर। चौथे नंबर पर महाराष्ट्र होता है और 5वें नंबर पर केरल है। अब हमसे अगर ये सवाल पूछा जाए कि सबसे कम सीमा किस राज्य का लगता है, तो सबसे कम सीमा जो है वह लगता है गोवा राज्य को। सबसे कम सीमा किसे लगता है, तो गोवा राज्य को। सबसे कम किसे लग रहा है, सबसे कम सीमा गोवा राज्य का। गोवा राज्य का सीमा कितना है, तो यह है 118 किलोमीटर, मात्र 118 किलोमीटर जो समुद्र से लगी हुई सीमाएं हैं, सबसे कम किसका है, गोवा का। अगर पूछा जाए सबसे लंबी सीमा किस केंद्र शासित प्रदेश का है, सबसे लंबी सीमा समुद्र से लगी हुई सबसे लंबी सीमा किस केंद्र शासित प्रदेश का है, तो वह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सीमा 1962 किलोमीटर है। वहीं अगर पूछे सबसे छोटी केंद्र शासित प्रदेश, सबसे छोटी यूटी जिसकी समुद्र से लगी हुई सीमा है वह किसका है, तो वह है
पुडुचेरी। पुडुचेरी का सीमा लगभग 31 किलोमीटर है। तो इसका मतलब अगर पूछा जाए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे छोटी सीमा किसकी है, तो पुडुचेरी की। लेकिन केवल अगर केंद्र शासित पूछा जाए किसकी है, तो वह है पुडुचेरी का। तो इस तरह से अलग अलग सवाल पूछे जाते हैं। तो आप इन सारे फैक्ट्स को ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट को प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से जाना जाता है। देखिए सवाल पूछा जा रहा है पश्चिमी तटीय मैदान, कौन सा पूछा, पश्चिमी तटीय मैदान, और इसके कौन से भाग को, उत्तरी भाग को। अगर हम देखें तटीय मैदान, जो तटीय मैदान है इसको हम तीन भाग में बांट के देखते हैं। देखिए तटीय मैदान, तटीय मैदान, इनको हम तीन भाग में बांटते हैं समझने के लिए, है ना। देखिए एक है जिसे हम कहते हैं गुजरात तट, गुजरात तट या कठियावाड़ तट, कठियावाड़ तट। दूसरा है जिसे हम कहते हैं ये पश्चिमी तट, कौन सा, पश्चिमी तट। और तीसरा है पूर्वी तट। समझिएगा, गुजरात या तट या कठियावाड़ तट जो है, यह जो है गुजरात और दादरा नगर हवेली क्षेत्र में है। कहां पर स्थित है, गुजरात और दादरा नगर हवेली क्षेत्र, जहां पर की साबरमती नदी, माही नदी बहती है। पश्चिमी तट या संकीर्ण क्षेत्र, संकीर्ण का मतलब कि यहां पर जो जमीन का भूमि है वो काफी ज्यादा पतला सा एरिया लिया हुआ है, इसके बीच में काफी पतला ये क्षेत्र है, तो पश्चिमी संकीर्ण क्षेत्र है। यह जो है इसको तीन भाग में बांटते हैं, पश्चिमी तट को तीन भाग में, है ना। पश्चिमी तट को तीन भाग में हम बांटते हैं। पहला जो है उसको बोलते हैं कर्नाटक तट, कौन सा तट, कोंकण तट, पहला है कोंकण तट। सबसे उत्तर में जो है वह कोंकण तट है, जो महाराष्ट्र से लेकर के गोवा तक है, महाराष्ट्र से गोवा तक। तीसरा है कनारा, दूसरा है कनारा तट, कनारा तट जिसे कर्नाटक तट भी बोलते हैं, कर्नाटक तट। नाम से ही है कि यह कहां तक है, यह कर्नाटक तक सीमित है। और तीसरा है इसे बोलते हैं मालाबार तट, कौन सा, मालाबार तट। मालाबार तट जो है ये मंगलोर, जो कर्नाटक के मंगलोर जगह है, वहां से लेकर के केप केमोरिन यानी कि कन्याकुमारी तक स्थित है, कन्याकुमारी तक स्थित है। अब हमसे पूछा जा रहा है पश्चिमी तट के सबसे उत्तरी भाग को कौन सा कहते हैं, तो पश्चिमी तट के सबसे उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, कोंकण तट या कोंकण तट। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। कर्नाटक तट बीच वाली भाग है कनारा तट, मालाबार तट सबसे नीचे वाला, और कोरोमंडल तट जो है यह पूर्वी तट का हिस्सा है। कौन से तट का, पूर्वी तट का। पूर्वी तट को भी दो भाग में बांट के बांटते हैं, उत्तर भाग और दक्षिण भाग। उत्तर भाग में अगर हम देखें तो इसे हम कहते हैं उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार, जिसे नॉर्दर्न सर्कस कहते हैं, उत्तरी सरकार तट। ये जो उत्तरी सरकार है ये महानदी से लेकर के कृष्णा नदी के बीच का क्षेत्र को कहते हैं पूर्वी तट, पूर्वी तट का उत्तरी सरकार तट। दूसरा दक्षिण में जिसे कहते हैं कोरोमंडल तट, कौन सा तट, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट जो है यह जो है शुरू होता है एक फॉल्स डीवी बिंदु है आंध्र प्रदेश में, वहां से लेकर केप कोमोरिन तक, कह सकते हैं ये कृष्णा नदी से लेकर के जो कावेरी नदी के बीच है उस क्षेत्र को कहते हैं कोरोमंडल तट। इसके अलावा एक और जगह कहलाता है जो महानदी का क्षेत्र है, महानदी के क्षेत्र को हम लोग उत्कल का मैदान, महानदी का मैदानी क्षेत्र है, उसको हम उत्कल का तट भी कहते हैं, जो कि पूर्वी घाट में ही स्थित है। तो इस प्रकार से जो कोरोमंडल है वो किस भाग का स्थिति हो गया, तो वह हो गया पूर्वी घाट का। अगला प्रश्न है, राम सेतु शुरू होता है। देखिए राम सेतु जो शुरू होता है, आपको यहां पर मैप में, यहां पर आपको राम सेतु दिख रहा है, ये देखिए राम सेतु है, यही है ना। देखिए आपको राम सेतु दिखेगा, ये राम सेतु यहां से ये शुरू होता है और ये चले जा रही है ये श्रीलंका की ओर। तो राम सेतु जो है यहाँ पर पंबन द्वीप है, ये एक द्वीप है जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, तो इस द्वीप का नाम है पंबन द्वीप। कौन सा द्वीप है, पंबन द्वीप। इस द्वीप को बोलते हैं पंबन द्वीप, ध्यान रखिएगा। कौन सा द्वीप है ये, पंबन द्वीप। यह जो पंबन द्वीप है ये भारत का अंतिम छोर है, पंबन द्वीप भारत का अंतिम छोर है। और ये जो है ये जाती है कहां तक, इस ओर जब जाते हैं तो यहाँ पर मन्नार की खाड़ी, जो मन्नार की खाड़ी श्रीलंका में मन्नार द्वीप है, वहां पर जाकर के ये मिलती है। और ये उथला पुथला भाग है और ये समुद्र में ये वाला एरिया मिला हुआ है। ये जो पुल है इसको आदम ब्रिज भी कहते हैं। तो राम सेतु को कौन सा बोलते हैं, आदम ब्रिज। तो ये जो राम सेतु ये तमिलनाडु में स्थित है। कहां पर स्थित है, तो बिहार, भारत, अगर भारत के किस राज्य में देखें तो वह किस में है, पंबन द्वीप तमिलनाडु राज्य में स्थित है।
तो पंबन द्वीप जो है यह आपको कहां पर दिखता है, तो यह दिखता है तमिलनाडु में। और ये खुलती राम सेतु शुरू कहां से होता है, तो राम सेतु शुरू होता है कहां से, तो वो धनुषकोडी से। कहां से शुरू होता है पंबन द्वीप, धनुषकोडी से। क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे कि राम सेतु शुरू कहां से होता है, तो ये होता है धनुषकोडी से। पंबन द्वीप है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, कहां से शुरू होता है प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वह होगा आंसर धनुषकोडी से। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, देखिए बहुत ही ये इंटरेस्टिंग है, आप इसे देखिए। इसे हम कहते हैं ये वाली क्षेत्र को, ये आपके सामने है। देखिए यहां पर आपको दिखेगा, यह देखिए ये घर बना हुआ है। एक ऐसा क्षेत्र है जो ये पूरे पानी से भरा हुआ क्षेत्र है, यह लोकटक झील है ना। इस लोकटक झील में जो है, ये लोकटक झील में आपको द्वीप दिखेगा। ये जो छोटे छोटे हैं इसको द्वीप बोलते हैं। देखो पूरे क्षेत्र को हम कहते हैं लोकटक झील। कौन सा झील कहते हैं, लोकटक झील। ध्यान रखिएगा, लोकटक झील। लोकटक झील में अगर हम देखें, लोकटक झील में यहां पर ये जो छोटे छोटे ये सारे जो एरिया दिख रहा है, इसको बोलते हैं फुमडीज द्वीप। कौन सा द्वीप, फुमडीज द्वीप नाम है इसका, फुमडीज द्वीप। यह जो है ये छोटा छोटा है और ये छोटा छोटा भूखंड है। इसी पर जो है ये देखिए यहां पर ये जो ये सारे हरे हरे कलर का दिख रहा है, ये सारा सड़ा गला पदार्थ है, जो पेड़ पौधे वगैरह के सड़े गले पदार्थ होते हैं। उस पर घर बनाया जाता है, ये घर बनाया गया, उस पर लोग रहते हैं, उस पर घर बना करके। तो इस ये जो द्वीप है लोकटक झील में, यहाँ पर सड़े गले पदार्थ पर घर बनाया गया, और वो द्वीप का नाम क्या, लोकटक झील में फुमडीज द्वीप। इसी फुमडीज द्वीप पर एक महत्वपूर्ण जो है विलुप्त जो प्राणी है, जो जानवर है वह पाया जाता है, उसका नाम है संगाई। कौन सा जानवर पाया जाता है, संगाई। ये हरिण का एक प्रजाति है और ये लोकटक झील में ही किस द्वीप पर रहता है, फुमडीज द्वीप पर। तो अब हम सवाल अगर देखें कि सवाल क्या है हमारे सामने, देखिए मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद, कुछ लोग लटकी हुई गाद, गाद मतलब जो कीचड़ वगैरह होते से बंधे, उनसे जो मिले होते अपत्रिन। अपत्रिन का मतलब होता है जो पेड़ पौधे के छोटे छोटे जो खर पतवार होते हैं उनसे, और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को कहते हैं, पूछ रहा है द्वीप को क्या कहते हैं, इन द्वीप को कहते हैं फुमडी द्वीप। कौन सा द्वीप, फुमडी द्वीप। और ये कहां पर है, किस झील में पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा लोकटक झील में। लोकटक झील किस राज्य में है, बहुत इंपॉर्टेंट, काफी बार सवाल पूछा जाता है, मणिपुर में। ये पूर्वी जो उत्तर पूर्वी भारत है, उत्तर पूर्वी भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण झील है ये लोकटक झील। अगला सवाल है हमारे सामने, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि उनके भौगोलिक क्षेत्र, तो जब भौगोलिक क्षेत्र की बात करते हैं तो अगर हम इंडिया में देखें कि कौन सा क्षेत्र बड़ा है और कौन सा क्षेत्र छोटा है, देखिए यहां पर आपको भौगोलिक क्षेत्र के बारे में सबसे बड़ा आपको इसमें से कौन सा राज्य लग रहा है जो सबसे ज्यादा एरिया जिसका है, तो सबसे पहले स्थान पे कौन सा है, पहले स्थान पर राजस्थान। कौन सा है, राजस्थान। उसके बाद अगर हम देखें दूसरे स्थान पर आपको दिखेगा तो वह दिखेगा एमपी का क्षेत्र, आपको मध्य प्रदेश का क्षेत्र काफी ज्यादा बड़ा दिखेगा। फिर आपको महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, महाराष्ट्र का क्षेत्र उसके बाद सबसे बड़ा ये दिखेगा महाराष्ट्र का। उसके बाद जो चौथे नंबर पर है वह है आपको यूपी का क्षेत्र, उत्तर प्रदेश। और पांचवें नंबर पर आपको दिखेगा गुजरात का क्षेत्र जो है यह सबसे बड़ा है। तो पहले 5 जो बड़े राज्य हैं क्षेत्रफल के आधार पर, जमीन जिसके पास ज्यादा है, तो वह हम देखते हैं सबसे पहला कौन सा है, राजस्थान। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा हो जाता है, राजस्थान। लेकिन वही अगर जनसंख्या के आधार पर पूछे, भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में है, तो वह है उत्तर प्रदेश में। अब देखिए अगर जनसंख्या के आधार पर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, फिर दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है और तीसरे नंबर पर बिहार। अब देखिए बिहार के बारे में, बिहार जो है ये भारत का यहाँ जो बिहार का एरिया देखें, अभी जहां पर कि चुनाव होना है बिहार में, ये बिहार जो है ये 12वां जो है स्थान है। पहले जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक हुआ करता था तब 13वां था, लेकिन अब जब बिहार अलग हो गया है, जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख है एक हो चुका है, अलग अलग यूनियन टेरिटोरी बन गया है, तो बिहार का स्थान कितना हो गया, 12वां नंबर पर। तो बिहार, अब अगर हम देखें जनसंख्या घनत्व में, तो जनसंख्या घनत्व में बिहार पहले स्थान पर स्थित है। तो इस तरह से हमारा सवाल पूछा जा रहा है कि भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। किस क्रम में, घटते। तो जब घटता क्रम पूछ रहा है इसका मतलब सबसे बड़े से छोटा, तो सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा है राजस्थान।
राजस्थान के बाद अगर हम देखें तो दूसरा कौन सा हो जाएगा, तो दूसरे स्थान पर यहां देखें तो महाराष्ट्र। तो देखिए पहला और तीसरा, आप देखिए सबसे पहले पहला और तीसरा कहां है, सी नंबर। तो आप अगर इसे भी ऐसे देख लेते हैं, इस आधार पर भी आप आंसर कर पाएंगे। उसके बाद जो बड़ा राज्य है, आप अगर मैप में देखें तो कर्नाटक या तमिलनाडु, इन दोनों में अगर हम देखें तो यहां देखिए आपको दिखेगा, यहां देखिए कर्नाटक का क्षेत्र, देखिए ये कर्नाटक का क्षेत्र है और ये तमिलनाडु का क्षेत्र है। तो बड़ा राज्य आपको कौन सा दिख रहा है, कर्नाटक। तो इस आधार पर हम कहें कि घटते क्रम में तो यह जो है राजस्थान, महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक और तमिलनाडु। तो 1 3 4 2, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है। देखिए अगर आप इंडिया का मैप अच्छे से ध्यान रखिएगा तो आपको ये एक अच्छे से ऐसे प्रश्न करने में आसानी हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि भारत का कौन सा राज्य जो है अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है। हम अगर इसको स्टडी करें तो आपको यहां पर दिखेगा, देखिए यूपी को अगर हम देखें तो यूपी कौन कौन से राज्य को छूता है। देखिए उत्तराखंड एक, दूसरा कौन सा हो गया हरियाणा, तीसरा हिमाचल प्रदेश की थोड़ी स्थिति को, यहां आ जाए तो राजस्थान, उसके अलावा मध्य प्रदेश, थोड़ी सी छत्तीसगढ़ के क्षेत्र को, झारखंड के क्षेत्र को और बिहार के क्षेत्र को। तो भारत का ये जो है यूपी, ये जो है ये कितने राज्यों को छूता है, तो यह जो छूता है यह 8 राज्य को छूता है। कितने राज्य को, 8 राज्यों को। और यहां पर 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, न्यू दिल्ली। तो 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को यूपी छूता है। अब हम सवाल अगर देखें कि कौन से राज्य कौन कितने सीमा, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है, तो कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है, तो वह है उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर। मध्य प्रदेश और कर्नाटक, ज्यादातर जो हमसे सवाल पूछा जाता है सीमा को छूने वाले, वो पूछा जाता है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के संदर्भ में काफी बार पूछा जाता है। अब देखिए इससे मैं एक आपको ट्रिक बताता हूं याद रखने के लिए कि कैसे आप अगर इस क्रम में याद रखेंगे इसको तो आपको काफी सारा याद रहेगा कि कौन सी राज्य किस राज्य को छूता है। आप इसको इस तरह से याद रखिए, ऊपर से चलिए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, जिस क्रम में मैं चल रहा हूं उस क्रम में आप मैप को बार बार देखिएगा, याद हो जाएगा। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इसके अलावा आंध्र प्रदेश, यहां तेलंगाना आपको है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश। फिर इस ओर आते हैं तो आपको देखिए सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। तो आप अगर ऐसे क्रम में याद रखेंगे, इस तरह से जिस तरह से मैंने ये क्रम में आया है, इस क्रम में अगर आप याद रखेंगे तो आप काफी हद तक निकाल लेंगे कि कौन से राज्य किन किन राज्यों की सीमाओं को छूती है। इस क्रम में आप इसे बार बार मैप देखिए तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है। देखिए असम जो है 7 सिस्टर्स जो है, 7 सिस्टर्स में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा 7 सिस्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाता है, असम। 7 बहना है ना, उत्तर पूर्वी राज्य के 7 बहन, उसमें से असम का देखते हैं हम लोग कि सब लगभग ये जो असम है जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों की सीमाओं को छूता है। देखते हैं यहाँ पर, देखिए आप मैप में फिर से यहाँ देखिए असम जो है सभी राज्यों की सीमाओं को, यहाँ देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। तो ये 7 राज्यों को, 6 राज्यों को छूता है, 1 2 3 4 5 और 6। तो असम कुल कितने राज्यों की सीमाओं को छूता है, तो असम जो है वह 6 राज्यों की। इधर अगर हम देखें तो यहां पर हमें वेस्ट बंगाल भी दिखता है जिसको असम छूता है। तो अब सवाल हमारे सामने है, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है, कितने राज्य हो जाएंगे, 7। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है, तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है बताइए आप। देखिए भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र है लक्षद्वीप। सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा अगर हम देखें तो वह है कौन सा, अंडमान निकोबार। यह सबसे बड़ा केंद्र शासित क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा, अंडमान निकोबार सबसे बड़ा केंद्र शासित क्षेत्र। लेकिन पहले जब यह प्रश्न पूछा, लेकिन अगर हम अभी देखें कि सबसे बड़ा, इसमें से सबसे बड़ा अंडमान निकोबार है, लेकिन अगर पूछा जाए सबसे बड़ा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है, तो वह अभी के समय में है लद्दाख, है ना। कौन सा है सबसे बड़ा केंद्र शासित क्षेत्र, लद्दाख। लद्दाख में 2 जिला है, एक लेह है
और दूसरा है कारगिल। लेह और कारगिल 2 जिला है लद्दाख में। लद्दाख क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला है। इसके अलावा देखें उसके बाद दूसरे स्थान पर जो आता है वो आता है जम्मू कश्मीर, J&K। इसमें 22 जिला है और ये दूसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर। तीसरे नंबर पर आता है अंडमान निकोबार। कौन सा? तीसरे नंबर पर है अंडमान निकोबार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। यह जो है यह तीसरे नंबर पर तीसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित क्षेत्र है। अंडमान में अगर देखें तो अंडमान में यहाँ पर जो है यहाँ पर अंडमान में एक इसकी खासियत पड़ती है कि यहाँ पे निग्रेटो जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति? निग्रेटो जनजाति। निग्रेटो जनजाति में कौन कौन से आदिवासी आते हैं? तो अंडमानी जो अंडमान में पाए जाते हैं, अंडमानी तो है ही। इसके अलावा ओंग है, ओंग जो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ओंग, जारवा और सेंटिनल, ये महत्वपूर्ण जनजाति है जो अंडमान में पाया जाता है। दूसरा निकोबार द्वीप समूह है, यहां पर मंगोलाइड जनजाति पाई जाती है। कौन सा? मंगोलाइड। याद रखिएगा कौन से प्रजाति का लोग पाया जाता है निकोबार में? मंगोलाइड। मंगोलाइड में अगर हम देखें यहां पर निकोबारी पाया जाता है जनजाति, निकोबारी, और दूसरा सेम्पेन जनजाति। कौन सा? सेम्पेन जनजाति, जो निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। तो भारत का यहां पर सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश पूछा है, कौन सा है? लक्षद्वीप। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े। देखिए यहां पर क्वेश्चन है, दमन और दीव के बारे में कौन सा कथन सत्य है? दमन और दीव के बारे में कौन सा कथन सत्य है, सवाल पूछा जा रहा है। तो देखिए, स्वातंत्र्योत्तर ब्रिटिश आधिपत्य में था। नहीं, दमन और दीव ब्रिटिश के आधिपत्य में नहीं था, बल्कि यह जो था ये जो था पुर्तगाली का आधिपत्य में था। किसके आधिपत्य में था? पुर्तगाली। पुर्तगाली जो था यहाँ पर दीव को 1535 ईस्वी में अपने अधीन किया था। दीव को किसे कहा था? दीव को। और दमन जो है, दमन को उसने अपने 1559 ईस्वी में अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। पुर्तगाली जब भारत आया था तो दमन, दीव और गोवा को अपने अधिकार क्षेत्र में लिया था, जिसमें से दीव को 1535 में और 1559 में। फिर पुर्तगाली को यहां से भारत से जो यहां से हटाया गया, वह ऑपरेशन विजय किया था। भारत ने ऑपरेशन विजय नाम का एक अभियान चलाया था, उसके माध्यम से यहां से 1961 में और भारत से इसे दमन और दीव को भारत में मिला लिया गया था और पुर्तगालियों से आजाद दिलाया था। अब दूसरा, दमन और दीव के बीच खंबात की खाड़ी है। दमन और दीव के बीच खंबात की खाड़ी, ये सही है ऑप्शन। पहला ऑप्शन गलत, दूसरा दमन और दीव के बीच गलत। इसकी राजधानी दमन है, बिल्कुल। जिस समय दमन था तो इसका राजधानी दमन है। तो इस आधार पर अब देखिए, दमन और दीव जो है अभी 2 राज्य का, दमन, दीव, दादरा, नागर हवेली एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। दमन, दीव, दादरा, नागर हवेली ये एक हो गया है और इसकी राजधानी कहां है? तो दमन है। अब देखिए इसका आंसर क्या हो गया? 2 और 3 सही है। तो इनमें से आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी नंबर, 2 और 3 सही है। एक और ध्यान रखिएगा, एक तो पूछा जाता है दमन द्वीप पे किसका अधिकार था, दूसरा ध्यान रखिएगा पुडुचेरी, जो पुडुचेरी है, पुडुचेरी पे किसका अधिकार था? तो पुडुचेरी पे फ्रांस का था। फ्रांस यहाँ 1674 ईस्वी में आए थे, 1674 ईस्वी में आया और यहां से जो 1954 में व्यावहारिक रूप से वो तो चला गया था, लेकिन कानूनी रूप से वो यहां से 1961 में गया है। ध्यान रखिएगा, कानूनी रूप 1962 में। कब गया है? कानूनी रूप से 1962 में। कानूनी रूप से भारत से वो 1962 में गया है। इस आधार पर अगर देखें तो दमन द्वीप पुर्तगाली के बाद फ्रांसीसी यहां से गया है। तो ये 2 बराबर पूछा जाता है कि किस पर किसका? पुडुचेरी पे फ्रांस का था और दमन द्वीप पे किसका था? तो वह पुर्तगाली का क्षेत्र, पुर्तगाली का अधिकार था। एक चीजें और ध्यान रखिएगा, दमन द्वीप और जब हम पुडुचेरी के बारे में देखते हैं तो हम अगर पुडुचेरी देखें, पुडुचेरी का 4 जिला है। एक जिला है यहां पर है यनम, है ना, वो है आंध्र प्रदेश में। दूसरा तमिलनाडु में हम यहां देखते हैं पुडुचेरी है। कौन सा है? पुडुचेरी। और यहां पर है कराईकल, तमिलनाडु के क्षेत्र में कराईकल, जो पूर्वी घाट में स्थित है। और यहां केरल में अगर देखें तो यहां पर माहे है। कौन सा है? माहे जिला। तो पुडुचेरी 3 राज्यों के क्षेत्र में मिलता है। तो एक जो है वह यनम, पुडुचेरी और कराईकल। अगर इसमें से देखें पूरे भारत में अगर देखें तो सबसे छोटा जिला जो है वो माहे का है। सबसे मात्र ये लगभग जो है इसका लगभग 9 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। माहे 9 स्क्वायर किलोमीटर, कितना कम क्षेत्र में ये फैला हुआ है। तो ये भारत का सबसे छोटा जिला है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखें। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भौगोलिक क्षेत्र के दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में कौन सा जिला सबसे बड़ा है? हमसे पूछा जा रहा है भौगोलिक क्षेत्र के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला। तो सबसे बड़ा जिला जो है भारत का वो है कच्छ, जो कहां है? गुजरात में स्थित है।
ये जो है सबसे बड़ा, यह कई राज्यों से भी बड़ा है, गोवा जैसे राज्यों से भी ये बड़ा है। इसका जो है 45,652 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस कच्छ को श्वेत मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है, श्वेत मरुस्थल, या इसको कहते हैं कच्छी कढ़ाई भी बोलते हैं। कच्छी कढ़ाई किस नाम से जानते हैं? कच्छी कढ़ाई, ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा जिला भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से कच्छ है। और इसके अलावा कच्छ के बाद दूसरे नंबर पर अगर हम देखें, दूसरा नंबर पर जो जिला है वह है कौन सा? लेह, दूसरे नंबर पर, जो लद्दाख में स्थित है। और तीसरे नंबर पर है हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति, जहां पर बहुत कम आबादी है। लाहौल स्पीति जो है हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर। चौथे नंबर पर राजस्थान का जैसलमेर जो है, यह चौथे स्थान पर आता है, जैसलमेर। और पांचवें स्थान पर आता है बाड़मेर। तो ध्यान रखिएगा इस तरह से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो भारत का भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से कच्छ। अभी हमने कहा कि भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो वह है माहे। भारत का सबसे छोटा जिला भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से माहे, जो पुडुचेरी में है। पुडुचेरी ये क्षेत्र जो है यह केरल से लगा हुआ क्षेत्र है। तो आज हमारी क्लास यहीं तक होती है। आज हमारी जो ये क्लास है, इससे उम्मीद है कि आप अच्छे नॉलेज पाएंगे, नए नए फैक्ट पाए आप इसमें, और इसे लगातार कंटिन्यू करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से शेयर करिए, ताकि हमारे भी उत्साह बने रहे और हम आगे आपके लिए डेली एक एक वीडियो लाते रहें। और फिर धीरे धीरे फिर आपके लिए हिस्ट्री और अन्य सब्जेक्ट के भी वीडियो आपके सामने आएंगे। धन्यवाद।